हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथड फिलिंग एजुकेशन में। आज हम लोग असाइनमेंट 3 में जो भी क्वेश्चन बच गया था उसको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग को 28 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करना था। 28 नंबर क्वेश्चन गिवन है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 0 bx इक्वल टू 0 वेयर a एंड b आर n by n मैट्रिसेस एंड x इज ए n by 1 मैट्रिक्स विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको 3 स्टेटमेंट गिवन है और मुझे बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू है। यदि मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ b implies that the two system have the same solution। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a और डिटरमिनेंट ऑफ b ये बोलता है कि यदि इक्वल होगा तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो x इक्वल टू 0 और bx इक्वल टू 0 है उसके पास क्या होगा, सेम सॉल्यूशन होगा। मतलब मुझे यहाँ सोचना कैसे है, तो मुझे दो मैट्रिक्स ए और बी ऐसा लेना है जिसका डिटरमिनेंट इक्वल हो और तब मुझे चेक करना है कि क्या उसका सॉल्यूशन ऑलवेज इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके फ्रेंड, यदि मैं ए मैट्रिक्स ऐसा ले लूं, ए इक्वल टू मैं ले लेता हूं ए 1 0 0 0। मैंने 2x2 ऑर्डर का एक ए मैट्रिक्स ले लिया और मैं बी ले लेता हूं नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। ये भी क्या है, 2x2 ऑर्डर का है। ओके, अब देखिए यहाँ पे यदि मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए की बात करूं तो ये क्या है, 0 है। यदि मैं डिटरमिनेंट ऑफ बी की बात करूं तो क्या है, 0 है। अब मुझे चेक करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर तो है। अब मुझे क्या चेक करना है, ये क्या है, दोनों के पास x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 और bx इक्वल टू 0 के पास सेम सॉल्यूशन है या नहीं। यदि सेम सॉल्यूशन नहीं मिला मैं बोल दूंगा कि हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, अब देखिए ये जो मैट्रिक्स गिवन है यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है, 1 है, इसके पास 1 नॉन जीरो है। और ए बी जो है मैं बोल सकता हूं क्या कि रैंक ऑफ बी क्या है, तो नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स का रैंक कितना होता है, तो 0 होता है। अब देखिए इसका रैंक क्या है, 1 है और इसका रैंक क्या है, 0 है। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स था, तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। यदि मैं इसके नलिटी की बात करूं, नलिटी ऑफ ए क्या मिल जाएगा, 2 - 1 इक्वल टू 1। और इसका नलिटी में बात करूं तो नलिटी ऑफ बी क्या मिल जाएगा, 2 ही हो जाएगा। अब देखिए B का नलिटी कितना है, 2 है और A का नलिटी कितना है, 1 है। नलिटी होता क्या है, तो नलिटी ही तो हमारा सॉल्यूशन है। नलिटी क्या है, नलिटी ही तो हमारा सॉल्यूशन, मतलब नल स्पेस ही तो मुझे सॉल्यूशन देता है। यहाँ पे नलिटी 1 है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ तो सॉल्यूशन इक्वल नहीं हुआ। यदि मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो इसका सॉल्यूशन में एक ही वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, तो सॉल्यूशन इक्वल नहीं हुआ। फ्रेंड यहाँ से मैं बोल सकता हूं कि जो हमारा स्टेटमेंट 1 गिवन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। कैसे, डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल तो हुआ, लेकिन इसके पास सॉल्यूशन जो है वह इक्वल नहीं है। अब मैं यदि सेकेंड स्टेटमेंट की बात करूं, सेकेंड स्टेटमेंट में क्या गिवन है, तो सेकेंड स्टेटमेंट में गिवन है the two system have the same solution implies determinant of A equal to determinant of B। मतलब ये बोलता है यदि मैं दो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है यदि इसके पास सेम सॉल्यूशन लूं तो ये क्या इंप्लाई करेगा, डिटरमिनेंट ऑफ A और डिटरमिनेंट ऑफ B जो होगा वो दोनों इक्वल होगा। ओके, अब मुझे यहां भी क्या करना है, सेम एग्जांपल लेना है। ऐसा एग्जांपल लेना है जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए ये पता कर सके कि स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। मैं ए ले लेता हूं एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स 5 -1 -1 और ये 5। ओके, और मैं बी ले लेता हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाइक 1 0 0 0। ठीक है, अब देखिए इसका डिटरमिनेंट के लिए पहले सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। अब ए क्या है, पहले मैं डिटरमिनेंट की बात कर लेता हूं। डिटरमिनेंट कितना है, 25 + 25 - 1, ये कितना हो गया, 24। और यदि मैं डिटरमिनेंट ऑफ बी की बात करूं तो ये क्या है, 1 है। 24 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है और 1 के 0 के इक्वल नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो x इक्वल टू 0 होगा
और जो बी एक्स इक्वल टू 0 होगा उसके पास सेम सोल्यूशन होगा, और सोल्यूशन कौन सा होगा, x इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि ax इक्वल टू 0 हो या bx इक्वल टू 0 हो और a n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जिसका रैंक क्या हो, n हो, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है, और ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है, 0। यहाँ पे देखिए रैंक ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 24, जो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब क्या है कि रैंक ऑफ ए क्या होगा, 2 होगा। रैंक ऑफ बी क्या होगा, तो यहाँ पे 2 होगा, क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो होमोजेनियस इक्वेशन x इक्वल टू 0 और bx इक्वल टू 0 के पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 0 ही सोल्यूशन होगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि इंप्लाई x इक्वल टू 0 इज ओनली सॉल्यूशन, x इक्वल टू 0 ही सिर्फ सोल्यूशन होगा। अब देखिए x इक्वल टू 0 और bx इक्वल टू 0 दोनों के पास क्या है, x इक्वल टू 0 सिर्फ सोल्यूशन है, सेम सोल्यूशन है, लेकिन यदि मैं इसकी डिटर्मिनेंट की बात करूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 24 है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है, 1 है। मतलब हमने एक ऐसा मैट्रिक्स लिया जिसका सॉल्यूशन सेम है, सॉल्यूशन सेम है, x इक्वल टू 0, लेकिन डिटर्मिनेंट क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। कि जो स्टेटमेंट 2 में कहा गया है वो ये कहा गया है कि यदि सॉल्यूशन सेम होगा तो उसका डिटर्मिनेंट भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट डिफरेंट आ गया। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि हमारा स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है। और बच्चा हमारा स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 3 बोलता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। स्टेटमेंट 3 की यदि मैं बात करूं तो स्टेटमेंट 3 गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, देन इट कैन हैव डिफरेंट सॉल्यूशन। तो बोलता है कि x इक्वल टू 0 और bx इक्वल टू 0 के पास डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्यों नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि रैंक ऑफ a होगा वो लेस देन n होगा, और रैंक डिटर्मिनेंट ऑफ b नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि रैंक ऑफ b जो होगा वो क्या होगा, n होगा, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। देखिए रैंक ऑफ b जैसे ही मैं n बोलता हूं तो bx इक्वल टू 0 जो हमारे होमोजेनियस इक्वेशन है उसके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। कौन सा, x इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन में है, यदि कोई इक्वेशन दिया हुआ है और a का रैंक यदि n है, n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और उसका रैंक n है, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है। या b जो लिया हूं n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसका रैंक क्या आ गया, n आ गया, मैं यहां से क्या बोलूंगा, इसके पास सिर्फ x इक्वल टू 0 सोल्यूशन होगा। लेकिन मैं यदि a का बात करूं तो रैंक ऑफ a क्या है, लेस देन n है, तो इसका नलिटी क्या होगा, इसका जो नलिटी होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। मतलब कि नल स्पेस का यदि मैं बात करूं तो इसमें कम से कम एक वेरिएबल जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। x इक्वल टू 0 के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा जो इक्वल नहीं है ट्रिवियल सॉल्यूशन के। तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल हो 0 के एंड डिटर्मिनेंट ऑफ b 0 के इक्वल नहीं हो तो इसके पास डिफरेंट सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट 3 है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो जो ऑप्शन सी गिवन है आपका थर्ड इज ट्रू, वो आपका ऑप्शन ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन गिवन है, for kn belongs to natural number, let tkn be linear map from rk to rn। tkn मैप क्या गिवन है, तो दिया हुआ है कि tkn जो है वह rk से कहा जाता है, तो rn जाता है, जहां k और n जो है belongs to natural number। ओके, देन which of the following are true। तो मुझे बताना है कि जो 4 ऑप्शन गिवन है उन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। यदि मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है T67 कंपोजिशन T76 जो R7 से R7 जाता है कैन नेवर बी इंजेक्टिव। क्या गिवन है, जो गिवन है T67 से T76 जो होगा, जो R7 से R7 जा रहा है, कैन नेवर बी इंजेक्टिव।
अब देखिए ये जो कंपोजिशन ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले तो मुझे ये चेक करना है कि कहां से कहां जाएगा। तो T जो है R7 से R6 जा रहा है और A जो है R6 से R7 जा रहा है, तो फाइनली ये कहां से कहां जाएगा, तो R7 से R7 जाएगा, तो सही है। लेकिन ऑप्शन ए में गिवन है कि कैन नेवर बी इंजेक्टिव, एक कभी भी इंजेक्टिव नहीं हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। यदि मैं ऐसा मैपिंग ले लूं T67O T76 VI इक्वल टू EI, जहां VI जो है वो क्या है, बेसिस है किसका, R7 का, और EI जो है वो बेसिस किसका है, R7 का। तो यहां से मुझे इंजेक्टिव एक मैपिंग ऐसा मिलेगा जो इंजेक्टिव होगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि एक पॉसिबिलिटी है जो मैं इंजेक्टिव कर सकता हूं। लेकिन ऑप्शन ए में गिवन है कि कैन नेवर बी, एक कभी भी इंजेक्टिव नहीं हो सकता है, जो क्या है, इनकरेक्ट है। मैंने एक ऐसा मैपिंग लिया जिसमें वो क्या है, इंजेक्टिव हो रहा है। अब मैं यदि ऑप्शन बी की बात करूं तो ऑप्शन बी में गिवन है सेम मैपिंग है और दिया हुआ है कैन नेवर बी सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव इन द सेंस ऑन टू, ये बोलता है कभी भी ऑन टू नहीं होगा। ओके, तो मैपिंग तो सेम है। अब मैं यहां पे यदि मैपिंग डिफाइन कर दूं T67O T76 VI इक्वल टू E1, EI नहीं E1, जहां E1 क्या है, तो बेसिस है, एक बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस है R7 का। अब देखिए ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, इस E1 का प्री इमेज होना चाहिए R7 के पास, इसका क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए R7 के पास। अब देखिए मैं जो भी मैपिंग करता हूं वो कहां जा रहा है, E1 पे जा रहा है, तो E1 का तो प्री इमेज है ही, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ऑन टू भी एक पॉसिबिलिटी है कि मैं मैपिंग ऐसा डिफाइन कर सकता हूं जो ऑन टू हो। लेकिन ऑप्शन बी में क्या गिवन है, कैन नेवर बी ऑन टू, जो हमारा फॉल्स है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि हमारा ऑप्शन बी भी जो है वो फॉल्स है। यदि मैं ऑप्शन सी की बात करता हूं तो ऑप्शन सी में गिवन है T76। अब देखिए यहां पर मैपिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। यहां पे जो मैपिंग गिवन है T76O T67 दिया हुआ है, कहां से कहां, R2 R7 टू R7, कैन नेवर बी इंजेक्टिव। अब सबसे पहली बात यह है कि जो मैपिंग दिया हुआ है आपको ये पता होना चाहिए कि कहां से कहां जाएगा। तो ऐसे चेक करते हैं हम लोग, T67 मतलब कहां से कहां, तो A जो है R6 से R7 जाएगा, क्योंकि TKN कहां से कहां जाते हैं, RK टू RN, तो T67 कहां से कहां जाएगा, R6 टू R7, R6 टू R7, और A कहां से, R7 टू R6, मतलब फाइनली जो जाएगा वो कहां से कहां जाएगा, तो R6 टू R6 जाएगा। लेकिन यहां पे क्या डिफाइंड है, R7 टू R7, जो गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए, R6 टू R6 से, तब जाकर हम लोग बात करते हैं इसके इंजेक्टिव पे और सर्जेक्टिव पे। लेकिन यहाँ पे R7 टू R7 दिया हुआ है, वही हमारा इनकरेक्ट है। तो जो ऑप्शन सी में गिवन है कैन नेवर बी इंजेक्टिव, वो हमारा यहाँ पे ट्रू हो जाता है। क्यों, क्योंकि यही जो दिया हुआ है वो हमारा गलत दिया हुआ है। क्या होना चाहिए, R6 टू R6। तो फिर यहां से हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहां पे मुझे एक भी इंजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। अब मैं यदि ऑप्शन डी की बात करूं तो ऑप्शन डी में भी सेम मैपिंग है, सेम ट्रांसफॉर्मेशन है और दिया हुआ है R7 से R7, लेकिन होना क्या चाहिए, R6 टू R6। तो यहां भी हमारा ऑप्शन डी भी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो R7 से R7 डिफाइंड है वही गलत है। वहां क्या होना चाहिए, R6 टू R6, तब हम जाके बात करते कि सर्जेक्टिव देगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो R7 टू R7 है, तो हमारा ऑप्शन डी भी जो है कैन नेवर बी सर्जेक्टिव, वो ट्रू हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन गिवन है, इफ P जो है आपको मैट्रिक्स गिवन है, देन P इज इनवर्टिबल एंड P इनवर्स इज इक्वल टू, मुझे क्या निकालना है, P इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे बहुत लोग क्या करेंगे कि P इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ P डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ P, उसको अप्लाई करेंगे। लेकिन उसको अप्लाई करने के बाद आपका गलत नहीं होगा, वो सही है, लेकिन आपको ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो आपको ऑप्शन को सोचकर जो है उसके अकॉर्डिंग आपको माइंड लगाना है कि मुझे क्या अप्लाई करना है। तो पहले मैं मैट्रिक्स जो दिया हुआ है मैं उस मैट्रिक्स को लिख लेता हूं। मैट्रिक्स क्या गिवन है,
तो मैट्रिक्स गिवन है 3 -3 3 2 -3 4 1 -1 और 0। पी मैट्रिक्स मुझे ऐसा ही गिवन है सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ पी नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये इन्वर्टिबल है। अब देखिए मुझे जो पी इनवर्स निकालना है उस ऑप्शन को आप देखिएगा, उसमें क्या दिया हुआ है, पी स्क्वायर प्लस पी प्लस आई समथिंग फॉर्म है, मतलब पी स्क्वायर होना चाहिए, पी होना चाहिए और आई होना चाहिए। उस फॉर्म में मुझे क्या निकालना है, पी इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पे आपको माइंड लगाना है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के बारे में, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग लिखना जानते हैं 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का। तो क्या होता है, तो यदि मैं कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी का बात करूं, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा लैम्डा क्यू माइनस ट्रेस ऑफ पी होता है, तो ट्रेस क्या हो जाएगा, तो ट्रेस हो जाएगा 3 - 3 + 1 लैम्डा स्क्वायर। ये साइन अल्टरनेटिंग होता है तो अब क्या होगा प्लस। अब ये क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब देखिए एडजॉइंट यदि मैं डायगोनल एलिमेंट्स का निकालूं तो ये क्या हो जाएगा -3 + 4, तो ये हो गया 1 प्लस इसका यदि मैं करूं तो ये क्या हो गया 3 और ये क्या हो गया -3। यहाँ पे क्या हो जाएगा लेमडा। अब यहाँ प्लस था तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। यहाँ पे अब क्या होगा डिटरमिनेंट, यदि मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं मैट्रिक्स का तो 3 - 3, तो ये क्या हो गया 3 हो गया प्लस 2 -3 + 4, हाँ 3 हो गया। यदि मैं इसका निकालूं तो -3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, यही होगा। अब मैं यदि सॉल्व करके लिख लेता हूं तो ये क्या होगा लैम्डा क्यू, ये 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हुआ तो बचा लैम्डा -3 इक्वल टू 0। लेकिन मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था पी इनवर्स का वैल्यू, यहाँ पे तो लैम्डा है। अब देखिए कोई भी मैट्रिक्स जो होता है अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करता है सेटिस्फाई करता है। यदि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है किसका पी का, तो पी इसे सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि पी क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस पी -3 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यदि मैं लेमडा की जगह पी पुट करूं तो ये क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे पुटिंग लेमडा इक्वल टू पी, तो इसे सेटिस्फाई करेगा। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है पी इनवर्स। यदि मैं दोनों तरफ पी इनवर्स ऑपरेट करा दूं, मैं दोनों तरफ यदि पी इनवर्स ऑपरेट करा दूं तो क्या हो जाएगा p -3 इक्वल टू 0 इंटू पी इनवर्स। अब देखिए पी इनवर्स और इंटू P3, तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पी इनवर्स इंटू पी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, और प्लस पी इनवर्स इंटू पी क्या होगा, तो आई होगा। सिंपल है। और पी इनवर्स यदि मैं -3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा -3p इनवर्स इक्वल टू, ये तो 0 ही हो जाएगा। अब देखिए -3p इनवर्स मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 3p इनवर्स इक्वल टू p स्क्वायर माइनस p प्लस आई। मुझे निकालना क्या है p इनवर्स, तो मैं p इनवर्स क्या लिख सकता हूं p स्क्वायर माइनस p प्लस आई डिवाइडेड बाई। अब देखिए मुझे यहां से क्या मिल गया p इनवर्स मिल गया। यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन सी जो दिया हुआ है हमारा p इनवर्स p स्क्वायर माइनस p प्लस आई डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू p इनवर्स, तो हमारा यहां से ऑप्शन सी क्या हो गया, इम्प्लाई ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। तो ये फ्रेंड हमारा सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बस यहाँ ये सोचना था कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है मुझे माइंड लगाना है कि मैं p इनवर्स कैसे निकालूं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 गिवन है, let u v w be linearly independent set in a vector space R2। u v w क्या दिया है आपको, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये क्या है u v w जो है वो क्या है L I है, ये क्या है linearly independent है। set in vector in R2 and let x equal to a span of u or v plus w and y equal to a span of w u plus b, then dimension of x intersection y। मुझे किसका डायमेंशन निकालना है x इंटरसेक्शन y का। जो x दिया हुआ है पहले मैं उसे लिख लेता हूं। x क्या दिया हुआ है स्पैन u v प्लस w, और y क्या दिया हुआ है कि स्पैन w
u प्लस v। मुझे फाइंड ये करना है तो डायमेंशन ऑफ x इंटरसेक्शन y। अच्छा, अब मैं यदि x इंटरसेक्शन y का बात करूं तो x इंटरसेक्शन y से हम लोग क्या समझते हैं? यदि कोई मैं बोलता हूं कि x इंटरसेक्शन y, तो इसका मतलब यही होता है कि यदि इस घर में कोई भी एलिमेंट होगा x इंटरसेक्शन y घर में, वो सारे एलिमेंट होंगे जो x में भी होंगे और y में भी होंगे। मतलब कि जो दोनों में हो, x और y दोनों में है, वो वही सारे कॉमन एलिमेंट किस में होंगे? x इंटरसेक्शन y में होंगे। तो यदि मैं ले लेता हूं, यदि मैं एजम्पशन कर लेता हूं कि लेट a बिलोंग्स टू x इंटरसेक्शन y, मैंने क्या किया कि एक एलिमेंट लिया x इंटरसेक्शन y का, तो ये क्या करेगा? इंप्लाई a बिलोंग्स टू x एंड a बिलोंग्स टू y। और x में जो भी एलिमेंट होगा वो स्पैन किससे होगा? u और v प्लस w में होगा। क्यों? क्योंकि x सेट जो है वह स्पैन हो रहा है u और v प्लस w से, और y में जो भी एलिमेंट होगा वह स्पैन होगा w और u प्लस v से। मतलब कि a जो होगा वह स्पैन होगा u v प्लस w से, और a जो होगा स्पैन होगा w और u प्लस v से। अच्छा, यदि मैं बात करूं x का, तो मैं ले लेता हूं कि लेट a1 और b1 बिलोंग्स टू r। फील्ड का मैं दो एलिमेंट ले लेता हूं a1 और b1, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि a इक्वल टू क्या होगा? तो a1 u प्लस b1 v प्लस w। बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस यहाँ पे जो लिखा हुआ है x इक्वल टू स्पैन, इसका मतलब क्या है कि सेट उससे जनरेट हो रहा है, तो जो भी जनरेट हो रहा है तो उसका जो भी एलिमेंट होगा वो इस फॉर्म में लिखाएगा। ठीक है, तो इसे मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1। अब यदि y में बिलोंग करेगा, मैं अगेन मैं मान लेता हूं कि लेट a2 और b2 बिलोंग्स टू r। फील्ड के ऊपर से मैं ले लेता हूं दो एलिमेंट a2 और b2। अब देखिए, यहां भी यदि a बिलोंग कर रहा है y में, तो y किससे स्पैन हो रहा है? w और u प्लस b से, तो a जो है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखाएगा। सही है, तो मैं लिख सकता हूं a इक्वल टू a2 w प्लस b2 u प्लस v। इसे मैं मान लेता हूं इक्वेशन। अब देखिए, यहां भी ये है और यहां भी ये है, तो मैं बोल सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या लिख सकता हूं? तो मैं लिख सकता हूं au प्लस b1 v प्लस w इक्वल टू a2 w प्लस b2 u प्लस v। मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब देखिए, यहां जैसे ही मैं ऐसा लिखता हूं, तो मैं u वाले को अलग, v वाले को अलग और w वाले को अलग कर लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? तो a1 माइनस b2 u प्लस ये क्या हो जाएगा? तो b1 माइनस b2 v प्लस ये क्या हो जाएगा? तो b1 माइनस a2 w इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। और साथ में एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? u v w क्या है? li है। इसका मतलब क्या है कि उसके जो भी कोएफिशिएंट होंगे वो सारे क्या होंगे? 0 होंगे। अब देखिए, u v और w क्या है? li है, तो a1 माइनस a2, यहां मैं लिख सकता हूं a1 माइनस b2 क्या होगा? 0 होगा। साथ ही क्या होगा? b1 माइनस b2 इक्वल टू 0, इंप्लाई क्या कर गया कि b1 इक्वल टू b2। और यहां से क्या हो गया कि b1 माइनस a2 इक्वल टू 0, ये क्या इंप्लाई कर गया कि b1 इक्वल टू a2, और यहां से इंप्लाई किया a1 इक्वल टू b2। अब इस तीनों को गौर से आप देखिएगा, तो यहां से आपको क्या मिला कि a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू b1 इक्वल टू b2। मतलब मैं जो चार कांस्टेंट अलग अलग लिया था फिर से a1 a2 b1 b2, तो चारों क्या है? इक्वल होगा। मतलब कि अगर मैं डायमेंशन का बात करूं x इंटरसेक्शन y का, तो मुझे क्या फाइंड करना था? कितने वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। मैं यहाँ पे चार वेरिएबल माना a1 b1 a2 b2, लेकिन चारों क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ? कितने वेरिएबल इंडिपेंडेंट है? एक ही है, क्योंकि यदि मैं a1 को t मानता हूँ तो a2 भी t होगा, b1 भी t होगा और b2 भी t हो जाएगा। ऐसे में चारों में से किसी को भी कुछ मानता हूँ तो चारों क्या होगा? उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि कितने वेरिएबल इंडिपेंडेंट है? तो सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? इंडिपेंडेंट
वेरिएबल जो है वो कितने हैं, ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक है। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई ये क्या होगा, वन होगा। फ्रेंड यहां से जो हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लेना था, मुझे क्या फाइंड करना था, एक्स इंटरसेक्शन वाई का। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले एक्स इंटरसेक्शन वाई का डायमेंशन फाइंड करना हो तो आप क्या करो, एक्स इंटरसेक्शन वाई का एक एलिमेंट लो, एक्स इंटरसेक्शन वाई का आप एक एलिमेंट लो तो क्या होगा, एक्स में भी बिलोंग करेगा, बी में वाई में भी बिलोंग करेगा। अब एक्स आपको दिया हुआ है कि स्पैन हो रहा है इससे और वाई स्पैन हो रहा है इससे, तो एक ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो दोनों से स्पैन होकर बनेगा, जो यहाँ बना और यहाँ बना वो इक्वल होगा। तो उसके बाद आपको a1 a2 b1 b2 में रिलेशन मिलेगा, उस रिलेशन में आप देखो कितने इंडिपेंडेंट है, मतलब a1 a2 b1 b2 में कितने वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, उससे वही हमारा क्या होगा, डायमेंशन होगा एक्स इंटरसेक्शन वाई का। यहाँ पे इंडिपेंडेंट कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक, इसलिए हमारा डायमेंशन कितना हो गया, 1। ओके, तो फ्रेंड ये हमारा 31 नंबर क्वेश्चन था जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन गिवन है, लेट x एंड y बी सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ओके, x और y क्या है, सब स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस B का। लेट x प्लस वाई इक्वल टू, आपको लीनियर सम दिया हुआ है वो इक्वल है x प्लस वाई, जहां x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस x प्लस वाई इज ऑलवेज इक्वल टू, तो मुझे बताना है कि डायमेंशन ऑफ सब स्पेस x इंटर x प्लस वाई जो होगा उसका क्या होगा। तो फ्रेंड ये तो फॉर्मूला है, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कि डायमेंशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x प्लस डायमेंशन ऑफ y माइनस डायमेंशन ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन गिवन है वही आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि डायमेंशन ऑफ x प्लस वाई क्या होता है। तो डायमेंशन ऑफ x प्लस वाई क्या होता है, डायमेंशन ऑफ x प्लस डायमेंशन ऑफ y माइनस डायमेंशन ऑफ x इंटरसेक्शन y होता है, यदि x और y जो है क्या हो, दो सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस B का। तो फ्रेंड ऐसे ये तो हमारा ऑप्शन ये जो है यही ऐसे ही फॉर्मूला से ट्रू हो जाता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन गिवन है, द नलिटी ऑफ n by n मैट्रिक्स ऑल ऑफ whose टर्म्स आर 1 इज, मुझे फाइंड करना है नलिटी वैसे मैट्रिक्स का जिसका सारा टर्म क्या है, 1 है। ओके, तो मैं एक ए मैट्रिक्स लेता हूं n by n ऑर्डर का, कैसा मैट्रिक्स लेना है मुझे, तो वैसा मैट्रिक्स लेना है जिसका सारा टर्म क्या हो, 1 हो, सारा टर्म क्या हो, 1। ऐसे ही मैं लिख देता हूं डॉट डॉट 1 1, ये क्या है 1। ये कितने में कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, n by n ऑर्डर का। मुझे इसका फाइंड करना है कि नलिटी क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग फाइंड करेंगे कि इसका रैंक क्या होगा। अब देखिए यदि मैं इसे रो इक्लोन फॉर्म में डालूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 डॉट डॉट 1। और यदि मैं सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम रो से घटाऊं तो क्या हो जाएगा, 0 0 0, ऐसे ही 0। ऐसे मैं थर्ड रो को फर्स्ट रो से घटाऊं तो क्या हो जाएगा, 0 0 0। ऐसे ही मैं सारे रो को फर्स्ट रो से घटाऊं तो एक मुझे फाइनली क्या मिलेगा, 0 0 0 ये 0। अब देखिए इसका यहाँ पे कितने नॉन जीरो रो बचे, सिर्फ और सिर्फ एक फर्स्ट रो। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि रैंक ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अब रैंक ए जो है 1 हुआ तो नलिटी क्या होगा, तो नलिटी होता क्या है, तो नलिटी जो होता है मैट्रिक्स का, नलिटी ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, तो नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक ऑफ ए, या मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ कॉलम, मैं यहां ये भी लिख सकता हूं। अब देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ कॉलम कितना है मेरे पास, तो n कॉलम है तो ये क्या हो गया, n हो गया, और रैंक कितना है तो n-1 हो गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया, n-1। तो नलिटी मुझे क्या मिला, n-1। तो जो हमारा ऑप्शन सी गिवन है नलिटी इक्वल टू n-1 वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
35 नंबर क्वेश्चन गिवन है, लेट टी जो है वी से डब्ल्यू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है जो कहां से कहां जा रहा है, तो वी से डब्ल्यू जा रहा है, ठीक है। देन मुझे बात करना है, चारों ऑप्शन डिस्कस करना है, कौन सा ऑप्शन ट्रू है और कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। यदि मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो दिया हुआ है v1 v2 v3 vn आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, देन tv1 tv2 tvn वो भी क्या होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो फ्रेंड ऐसा हम जानते हैं कि एक फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है। कैसे, तो t जो है v से w जा रहा है, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मैं ऐसा डिफाइन कर सकता हूँ, लेट मैं t vi इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ E1 कर सकता हूँ, जहां E1 क्या है, तो स्टैंडर्ड बेसिस है W का, तो टी वी आई जहाँ I इक्वल टू क्या है, तो 1 2 3 ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, तो n तक जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यदि मैं टी V1 करूँ तो ये क्या जा रहा है, ये जा रहा है E1 पे। टी मैं V2 करूँ तो ये भी कहाँ जा रहा है, E1 पे जा रहा है। टी V3 करूँ तो ये भी कहाँ जा रहा है, E1 पे जा रहा है। ऐसे ही टी में Vn करूँ ये भी कहाँ जा रहा है, E1 पे जा रहा है। ऑप्शन ए की यदि मैं बात करता हूं तो ऑप्शन ए में क्या गिवन था, यदि v1 v2 v3 vn अगर li होगा, देन tv1 tv2 tvn जो होगा वो भी li होगा। अब देखिए v1 v2 v3 vn जो है वो li तो है, क्या है, li है, क्योंकि बेसिस है किसका, v का। लेकिन क्या e1 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 tv1 मुझे क्या मिला, e1 मिला, tv2 क्या मिला, e1 मिला, tv3 क्या मिला, e1 मिला, और tvn क्या मिला, तो E1 मिला। मतलब कि सारे जो भी li वेक्टर हैं, सारे वेक्टर का मैपिंग कहाँ जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ E1 पे जा रहा है। तो मैं कैसे बोलूं कि li है, क्योंकि सारे का E1 पे जा रहा है, मतलब सारे दूसरे क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन में है। मतलब मैं लिख सकता हूं कि tv1 जो होगा वो tv2 के इक्वल है, मतलब tv1 जो है tv2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा रहा है, या tv2 tv1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा रहा है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो हमारा ऑप्शन ए गिवन है कि v1 v2 vn अगर li होगा, देन t उसका मैपिंग जो होगा वो भी li होगा, वो क्या है, इनकरेक्ट है। क्योंकि मैंने एक ऐसा मैपिंग डिफाइन किया जहां v1 vn v2 vn तो li था, लेकिन t v1 t v2 t vn li नहीं है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ऑप्शन ए जो है हमारा इनकरेक्ट है। अब मैं यदि ऑप्शन बी की बात करता हूं तो ऑप्शन बी में क्या गिवन है, टी v1 टी v2 टी vn आर li, देन v1 v2 vn आर li। तो ये तो हमारा प्रॉपर्टी ही होता है का, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन का, यदि उसका मैपिंग li है, देन जिस वेक्टर का मैं मैपिंग करता हूं वो भी क्या होगा, li होगा। तो फ्रेंड ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टी होता है कि यदि ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो, li हो, देन जिस वेक्टर का हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वो li होगा ही होगा। तो फ्रेंड हमारा ऑप्शन जो बी जो है वो तो प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहीं से ट्रू होता है। अब मैं ऑप्शन सी की बात करता हूं तो ऑप्शन सी गिवन है टी v1 टी v2 टी vn आर li इफ t इज ऑन टू, ठीक है, टी v1 टी v2 टी vn आर li इफ t इज ऑन टू। चलिए ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में क्या था, टी vi इक्वल टू e1, मतलब सारे वेक्टर जो भी v1 v2 vn वेक्टर थे उस सारे का मैपिंग कहाँ जा रहा है, e1 पे जा रहा है। और ऑन टू होता क्या है, तो ऑन टू हम तब बोलते हैं जब मुझे प्री इमेज मिले, E1 का प्री इमेज मिले, तो E1 का प्री इमेज तो मिल रहा है, V1 V2 V3 Vn। मतलब जो हमने एग्जांपल ए लिया था वो हमारा ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन जो यहाँ पे दिया हुआ है कि टी v1 टी v2 टी vn और li इफ t इज ऑन टू, वो क्या करेक्ट है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये ऑन टू तो है, मैं बोल सकता हूँ कि ये ऑन टू है, लेकिन टी v1 टी v2 टी v3 li नहीं है। लेकिन यहाँ बोला था कि यदि ऑन टू होगा देन li होगा, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो भी इनकरेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन डी गिवन है नन ऑफ दिस, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, मतलब इसे आप ऐसे एग्जांपल देकर सोच सकते हैं, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर सोच सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन गिवन है, लेट ए बी बी ए 4x4 मैट्रिक्स। ए कैसा है, तो 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, और बी कैसा है, ए भी 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। डिनोट्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए और बी जो है रो ऑफ ए रो ऑफ बी एंड एडजॉइंट ऑफ ए
बाई एडजॉइंट ऑफ ए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो मुझे बताना है कि जो 4 स्टेटमेंट्स गिवन है आपको, उन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट्स जो है आपका ट्रू है। फर्स्ट गिवन है रैंक ऑफ ए प्लस बी जो होगा वो लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। तो आपका फॉर्मूला ही होता है कि रैंक ऑफ, यदि मैं बात करूं रो ऑफ ए प्लस बी का, ये क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होता है रो ऑफ ए प्लस रो ऑफ बी से, और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किससे, तो रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी से। ठीक है, इससे बड़ा होता है, तो ये तो आपका फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, आपका इसका एक पार्ट दिया हुआ है, ए पार्ट, तो हमारा यहाँ से ऑप्शन ए जो है, मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है। ऑप्शन बी की मैं बात करता हूँ, तो ऑप्शन बी में गिवन है रैंक ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी। अब देखिए बी के लिए क्या है, बी दिया हुआ है कि रैंक ऑफ ए माइनस बी जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी। ये चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। अब देखिए ऐसा कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल लेंगे, एक ऐसा कंट्राडिक्शन ढूंढेंगे जो इसे काट दे, यदि नहीं कटा तो ये ट्रू हो जाएगा। ओके, मैं सिंपल एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, लेट ए इक्वल टू मैं ले लेता हूँ आइडेंटिटी, और बी में क्या ले लेता हूँ, ए 2/2 ऑर्डर का है, और मैं बी ले लेता हूँ क्या, माइनस आइडेंटिटी, ये भी क्या है 2/2 ऑर्डर का है। अब देखिए यदि मैं रैंक ऑफ ए का बात करूं तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और रैंक ऑफ बी भी क्या होगा, 2 होगा। अच्छा, यदि मैं ए माइनस बी करूं तो आई माइनस ऑफ आई, ये क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। तो यहां से रैंक ऑफ ए माइनस बी ये क्या हो गया, तो रैंक ऑफ 2i इक्वल टू 2। अब चलिए हम लोग चलते हैं जो स्टेटमेंट गिवन था, रैंक ऑफ ए माइनस बी, तो रैंक ऑफ ए माइनस बी हमारा कितना आया है, 2 आया है। ये बोलता है कि लेस देन इक्वल टू होगा रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए कितना है, 2 है, माइनस रैंक ऑफ बी से, मतलब ये बोलता है कि 2 जो होगा लेस देन इक्वल टू होगा 0 से। क्या ऐसा पॉसिबल है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मैंने एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढा जहां पे क्या था कि रैंक ऑफ ए माइनस बी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी से। तो हमारा ऑप्शन बी जो दिया हुआ है कि रैंक ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी, वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी गिवन है कि रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए इंटू रैंक ऑफ बी। तो फ्रेंड जैसे कि मैं बात करूं रैंक ऑफ ए बी का, तो रैंक ऑफ ए बी क्या होता है, तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन, इससे बड़ा होता है कौन, रैंक ऑफ ए बी, और छोटा किससे होता है, तो मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी, इससे छोटा होता है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है सी ऑप्शन, वो इन दोनों में से कुछ नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए इंटू रैंक ऑफ बी। ये सोचने वाली बात है कि रैंक ऑफ ए बी जो होता है वो छोटा किससे होता है, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी, तो ये लेस देन तो होगा ही रैंक ऑफ ए इंटू रैंक ऑफ बी से। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि यदि मिनिमम रैंक ऑफ ए है तो रैंक ऑफ ए से यदि छोटा है तो रैंक ऑफ ए इंटू रैंक ऑफ बी से छोटा होगा ही होगा। तो फिर हमारा यहाँ से ऑप्शन सी भी ट्रू है। सिंपल बात है कि रैंक ऑफ ए बी जो है यदि रैंक ऑफ ए से छोटा है या रैंक ऑफ बी से छोटा है तो रैंक ऑफ ए बी ए इंटू रैंक ऑफ बी से छोटा तो होगा ही होगा। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन सी जो है वो भी ट्रू हो जाता है। ऑप्शन डी गिवन है कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 देन एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0। फिर जैसा कि मैं आपको पहली वाली वीडियो में बता चुका हूं कि रैंक ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ रैंक ऑफ एडजॉइंट ए में क्या रिलेशन होता है, मैं उसे फिर से यहाँ पे रिमाइंड कर देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ रैंक ऑफ ए और यहाँ मैं लिख देता हूँ रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यदि रैंक ऑफ ए जो होगा n होगा, देन रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो भी क्या होगा, n होगा। यदि रैंक ऑफ ए जो होगा वह n-1 होगा, देन इसका रैंक क्या होगा, 1 होगा। जिसे आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
यदि रैंक ऑफ ए n माइनस वन होगा देन रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, 1 होगा। और थर्ड जो है, यदि रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू n माइनस टू होगा देन रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, 0 होगा ऑलवेज। ठीक है, फ्रेंड्स रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ एडजॉइंट ए में यही 3 रिलेशन है। क्या, यदि ए नॉन सिंगुलर है देन एडजॉइंट ए का जो होगा रैंक वो भी n होगा। यदि रैंक ए जो है n माइनस वन है देन रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, 1 होगा। और यदि रैंक ऑफ ए जो होगा लेस देन इक्वल टू n माइनस टू हो देन रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ए 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स था और इसका रैंक क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। मतलब रैंक जो है ए का दिया हुआ है 2, मतलब क्या है 4 माइनस टू, मतलब n माइनस टू। और जब रैंक ऑफ ए n माइनस टू होता है तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, 0 होता है। और रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यहां से मैं बोल सकता हूं इम्प्लाई रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। और यदि किसी मैट्रिक्स का रैंक 0 है इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है। तो यही तो दिया हुआ है आपको, इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 देन एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो भी ट्रू है। सिंपल है, आपको बस ये 3 चीज याद रखना है, उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। तो फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन ए, सी और डी जो होगा वो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन गिवन है, कंसीडर द वेक्टर स्पेस V इक्वल टू आर क्यूब ओवर आर। आपको V दिया हुआ है, क्या है, तो आर क्यूब ओवर, ठीक है। एंड B इक्वल टू V1 V2 जो सबसेट है V का, एंड 0 डजंट बिलोंग्स टू B। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो मुझे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू होगा। V क्या दिया हुआ है, मैं लिख देता हूं, B दिया हुआ है V1 और V2 का एक सेट है जो सबसेट है किसका, V का, सच दैट 0 डजंट बिलोंग्स टू B। ठीक है, अब मैं यदि फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है कि इफ B इज लिनियरली डिपेंडेंट सेट then there exists alpha 1 alpha 2 not equal to 0 0 such that a1 v1 plus a2 v2 equal to 0। क्या दिया हुआ है कि यदि b2 b जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो सेट दिया हुआ है, यदि वो लिनियरली डिपेंडेंट हुआ देन ऐसा दो अल्फा 1 और अल्फा 2 जो नॉन जीरो होगा, जो R से बिलोंग करेगा, मिलेगा कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 में करूं तो क्या होगा, 0 होगा। सही तो है, लिनियरली डिपेंडेंट का डेफिनेशन ही तो ये होता है कि एक दूसरे के लिनियर कॉम्बिनेशन में लिखाना। मतलब यदि v1 और v2 लिनियरली डिपेंडेंट होगा, मैं बोल सकता हूं कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 करने पे मुझे 0 मिलेगा, सच दैट कि अल्फा 1 और अल्फा 2 जो होगा नॉट इक्वल टू 0 0 होगा। मतलब ऐसा अल्फा 1 अल्फा 2 एग्जिस्ट करेगा कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 इक्वल टू 0 होगा, जहां अल्फा 1 और अल्फा 2 नॉन जीरो होगा। तो यहां से मैं बस डेफिनेशन से बोल सकता हूं लिनियरली डिपेंडेंट का जो ऑप्शन है हमारा ट्रू है। ऑप्शन बी की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन बी गिवन है कि बी इज लिनियरली डिपेंडेंट। यहां भी क्या दिया हुआ है कि लिनियरली डिपेंडेंट देन देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 सच दैट अल्फा 1 नॉट इक्वल टू 0, अल्फा 2 नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 इक्वल टू 0। सेम जो ऑप्शन ए में बात कहा गया है, ऑप्शन बी में भी वही बात कहा गया है कि यदि बी जो है लिनियरली डिपेंडेंट होगा देन ऐसा एग्जिस्ट करेगा अल्फा 1 अल्फा 2 नॉन जीरो, ऐसा कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 इक्वल टू 0। मतलब लिनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है तो हाँ करेगा। तो ऑप्शन बी भी जो है हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी गिवन है कि B is linearly independent then there exists no non-zero two tuple alpha 1 alpha 2 such that alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 not equal to 0। अब देखिए ऑप्शन सी में क्या गिवन है कि B जो है लिनियरली इंडिपेंडेंट है। लिनियरली इंडिपेंडेंट करने का मतलब क्या हुआ कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 इक्वल टू 0, वो क्या इंप्लाई करेगा कि अल्फा 1 इक्वल टू 0 और अल्फा 2 इक्वल टू 0। लेकिन ऑप्शन सी में क्या गिवन है कि लिनियरली इंडिपेंडेंट तो है
तो बोलता है कि देन देयर एग्जिस्ट नो नॉन जीरो टू टपल, तो ऐसा कोई दो नॉन जीरो टू टपल एग्जिस्ट नहीं करेगा सच दैट अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 नॉट इक्वल टू 0। तो भाई ये सही तो है, ऐसा नहीं करेगा, लेकिन मुझे LI बोला गया है तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसा एक भी एग्जिस्ट नहीं करेगा कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 वो क्या हो 0 हो, वो हो जाएगा LI का डेफिनेशन होगा। लेकिन जो हम लोग ये बोले ये तो LD का डेफिनेशन हो गया, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं कि बी जो है LI है, तो मैं यहाँ से क्या बोलूंगा कि ऐसा कोई भी दो नॉन जीरो अल्फा 1 अल्फा 2 नहीं मिलेगा कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 क्या हो 0 हो। ये नहीं बोलेंगे कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 नॉन जीरो हो। यहाँ पर क्या बोला गया है नॉन जीरो, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वह क्या होगा इनकरेक्ट होगा। अब यदि मैं ऑप्शन डी की बात करूं तो ऑप्शन डी जो है सी का वही उल्टा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि बी जो है LI है, तो देयर एग्जिस्ट नो नॉन जीरो टू टपल अल्फा 1 अल्फा 2, तो ऐसा कोई दो नॉन जीरो अल्फा 1 अल्फा 2 नहीं मिलेगा कि अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 v2 करूं तो मुझे 0 मिले। सही बात तो है कि यदि LI होगा तो ऐसा कोई अल्फा 1 अल्फा 2 नॉन जीरो नहीं मिलेगा जिसके यदि मैं अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 v2 करूं तो मुझे 0 मिले। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बी डी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन गिवन है, लेट V बी ए 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। V कैसा है तो 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर C। T जो है V से V लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल दिया हुआ है कि T जो है कहां से कहां जा रहा है, तो T जो है V से V जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल इज, यदि मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल की, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल का, ठीक है, ये क्या है, ये है x माइनस 2 x माइनस 1 और x प्लस क्या है 1 है। किसका है तो एक t का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल दिया हुआ है। देन विच ऑफ द, शॉर्ट में दिया हुआ है कि लेट b बी ए बेसिस ऑफ b। b क्या है बेसिस है v का। देन बोला है कि देन विच ऑफ द फ्लोइंग आर करेक्ट, तो मुझे बताना है कि जो चार ऑप्शन गिवन है आपको उन चारों में से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है द मैट्रिक्स T विथ रिस्पेक्ट टू B इज कॉन्जुगेट टू, आपको दिया हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे क्या है 2 माइनस 1 1। अब सबसे पहली बार देखिए कि T जो है V से V जा रहा है, ठीक है, T जो है V से V जा रहा है, साथ में B का डायमेंशन 3 है, तो T जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कैसा मैट्रिक्स मिलेगा तो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। यदि मैं बात करूं मैट्रिक्स T का, तो ये क्या होगा 3/3 ऑर्डर का होगा। अब 3/3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल दे रखा है। यहां से आप लोग हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग इसका आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यदि मैं इसे 0 से इक्वेट करूं x माइनस 2 x माइनस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू मैं 0 करूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1। ये क्या हो गया आइगन वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया आइगन वैल्यू ऑफ T जो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो T जो है उसका आइगन वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया। मुझे बात क्या करना है, तो मुझे ऑप्शन ए में बात करना है कि द मैट्रिक्स ऑफ T विथ रिस्पेक्ट टू B कॉन्जुगेट टू। कॉन्जुगेट टू कहने का मतलब क्या है P इनवर्स AP, और A जो हमारे यहाँ पर A जो है एक जगह पर क्या है T है, मतलब P इनवर्स TP जो होगा वो क्या होगा, तो T जो मैट्रिक्स मिलेगा आपको वो x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1, और T जो है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसके पास 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ इम्प्लाई 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, तो यहाँ मैं क्या बोल सकता हूँ कि इम्प्लाई T इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ T क्या होगा डायगोनलाइजेबल होगा। अब जैसे ही मैं बोला कि T डायगोनलाइजेबल होगा तो P मुझे एग्जिस्ट करेगा, P मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा जिसमें कॉलम जो होगा क्या होगा आइगन वेक्टर होगा। तो मैं P इनवर्स TP यदि करूं, P इनवर्स यदि मैं TP करूं तो ये किसके इक्वल होगा
डायगोनल मैट्रिक्स के। कंजुगेट करने का मतलब यही है, बी के रिस्पेक्ट में कंजुगेट करने का मतलब क्या है कि मैं यदि पी इनवर्स टीपी करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, डी मिलेगा। डी, जहां डी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स पर जैसे डायगोनल पे क्या होगा, आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू मेरा क्या है 2 1 -1। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है मैट्रिक्स 2 0 0 -1 0, मतलब डायगोनल पे 2 -1 और 1 रखा हुआ है, मतलब आइगन वैल्यू रखा हुआ है, तो सही तो है। यदि मैं पी इनवर्स टीपी करूं तो मुझे क्या मिलेगा, टी मिलेगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। क्यों, क्योंकि मेरे से पूछ रहा है कि डी क्या होगा, और डी क्या होगा, तो डी जो है उसके डायगोनल पे जो भी आइगन वैल्यू है वही वैल्यू होगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी बोलता है द मैट्रिक्स ऑफ टी इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू बी इज कॉन्जुगेट। अब देखिए मुझे क्या फाइंड करना है, टी इनवर्स। टी इनवर्स जो होगा बी के कंजुगेट क्या होगा, तो टी जो होगा, यदि मैं बात करूं टी मैट्रिक्स का, तो टी मैट्रिक्स जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा 2 -1 1। इधर मुझे पता नहीं, यहां जो है मुझे पता नहीं, लेकिन इसके डायगोनल पे तो ये होगा, ठीक है, डायगोनल पे जो होगा ये वैल्यू होगा। तो यदि मैं बात करूं कि मैं मान लेता हूं कि टी जो है यही है, टी 0 0 0 0 0 और 1, ठीक है, मेरा टी है मिल गया। यदि मैं टी इनवर्स बात करूं तो टी इनवर्स क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ टी, एडजॉइंट ऑफ टी डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ टी। अब एडजॉइंट ऑफ टी क्या होगा, तो इसका यदि मैं बात करूं, तो यदि मैं इसका बात करूं तो क्या होगा -1 होगा। यदि मैं इसका बात करूं तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यदि मैं इसका बात करूं तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट क्या होगा 2 1 into 2 into 1 into -1, तो -2 हो गया। तो यहां से मुझे क्या मिला, तो यहां से मुझे मिला -1/2 0 0 0 -1 0 0 0 1। मुझे जो टी इनवर्स मिलेगा यही मिलेगा। अब देखिए ऑप्शन बी में क्या गिवन है कि टी इनवर्स जो होगा 1/2 0 0 0 1 0 0 0 -1 होगा, लेकिन मेरा क्या होना चाहिए -1/2 -1 और 1 होना चाहिए। तो हमारा यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि हमारा ऑप्शन बी जो है वह इनकरेक्ट है। फिर जो ऑप्शन सी गिवन है द मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बी इज कॉन्जुगेट टू ए, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। और साथ में डी ऑप्शन जो गिवन है द मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बी इज कॉन्जुगेट टू ए, हमारा ऑप्शन डी भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा 38 का हमारा सिर्फ करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब मुझे मैट्रिक्स टी फाइंड करना होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन गिवन है लेट बी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2। बी कैसा है, तो बी जो है वेक्टर स्पेस है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2। साथ में डी जो है ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है, डी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है जो बी से भी में जा रहा है सच दैट डी ऑफ एफ जो है वो क्या दे रहा है, एफ डैश दे रहा है, डी ऑफ एफ क्या दे रहा है, एफ डैश दे रहा है। इफ b1 इक्वल टू 1x और x स्क्वायर और b2 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर b2 ऑर्डर बेसिस, दो ऑर्डर बेसिस दिया हुआ है कौन कौन, b1 और b2। मैं b1 को यहाँ ले देता हूँ, b1 क्या दिया हुआ है 1x और x स्क्वायर, और b2 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और फिर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये दो ऑर्डर बेसिस दिया हुआ है भी का, ठीक है। देन मुझे फाइंड क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स टी b1 b2, मतलब मुझे फाइंड करना है डी ऑफ b1 और b2, मतलब डी मैट्रिक्स फाइंड करना है b1 बेसिस से ट्रांसफॉर्मेशन करके विथ रिस्पेक्ट टू b2। ओके, अब देखिए b1 मुझे क्या है 1x स्क्वायर है, सिंपल हम मैपिंग करते हैं बस, d1 क्या हो जाएगा, तो 1 का डैश ये क्या होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा
तो 0 हो जाएगा। D1 क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम लोग 0 को क्या लिख सकते हैं, तो 0 इंटू, मुझे B2 के रिस्पेक्ट में लिखना है, मैं 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे B2 के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो मैं B1 का मैपिंग करूंगा और B2 के रिस्पेक्ट में लिखूंगा। अब देखिए, यदि मैं D ऑफ x करूं तो ये क्या होगा, x डैश इक्वल टू 1। अब 1 किसके इक्वल होगा, तो ये 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस ये किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर को इक्वल होगा। अब d ऑफ एक्स स्क्वायर एक किसके इक्वल होगा, तो d ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 ऑफ एक्स। अब देखिए 2 ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, तो यहाँ तो मैं बोल सकता हूँ कि क्या होगा, a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ a b c जो है मैं मान लिया हूँ फिल आर से। अब देखिए इसका तो कंसेप्ट क्लियर था, यहाँ तो मुझे लेने का मैसेज मिल गया, लेकिन यहाँ मुझे निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम निकालेंगे 2x इक्वल टू ए क्या हो गया, तो मैं a लिख सकता हूँ प्लस b प्लस c अलग हो गया। अब मैं x का कोफिशिएंट को अलग कर लेता हूँ, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो cx प्लस, अब मैं एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को अलग कर लेता हूँ, ये हो जाएगा b प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2x इक्वल टू क्या है, 2x इक्वल टू क्या है, cx है, तो इसमें कोफिशिएंट को इक्वेट करूं तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, इम्प्लाई c इक्वल टू 2। जैसे ही मुझे c इक्वल टू 2 मिला, तो यहाँ पर b प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0 है, तो यहाँ पर b इक्वल टू क्या मिला, माइनस सी, मतलब इम्प्लाई b इक्वल टू माइनस 2 मिला। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी तो 0 हुआ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोफिशिएंट तो है नहीं, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और मुझे b का वैल्यू पता है क्या है, -2, और c का वैल्यू पता है कितना है, 2 है, तो एक कट गया, तो क्या बचा, इम्प्लाई a इक्वल टू 0। तो आपको a भी 0 मिल गया, मतलब कि मैं लिख सकता हूं कि d ऑफ एक्स स्क्वायर क्या मिला मुझे, तो 2x इक्वल टू क्या है, 0 इंटू 1 प्लस b मुझे मिला है -2, तो -2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मुझे a मिल गया। अब मैं यदि बात करूं d मैट्रिक्स का, तो d मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, d मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो इसका कोफिशिएंट 1 का कोफिशिएंट क्या है, 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0, और इसका कोफिशिएंट क्या है, इसमें इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसे 2 मान लेता हूं, और इससे मैं 3 इक्वेशन मान लेता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 जो होगा ये क्या हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब मैं यदि 2 से बात करूं तो ये 1 हुआ, ये 0 हुआ, फिर ये भी 0 हो गया, और थर्ड से क्या हो गया, 0, -2 और 2। अब बस मुझे देख लेना है कौन सा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है डी जो मुझे मैट्रिक्स मिला है उससे। तो ऑप्शन सी जो दिया हुआ है हमारा मैच कर रहा है, जो मुझे डी मिला है, डी जो है हमारा यही होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि हमारा ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस वे में है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड करने आना चाहिए। यदि आपको ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है तो किसी भी बेसिस के रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पे क्या था, एक्सटेंडर बेसिस नहीं था, यहाँ पे B1 एक्सटेंडर था, लेकिन B2 जो इसके रिस्पेक्ट में निकालना था वो एक्सटेंडर बेसिस नहीं था। तो फ्रेंड ये मेथड जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग समझना था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन गिवन है, लेट U be Li सबसेट ऑफ रियल वेक्टर स्पेस V। U भी क्या है, तो आपको पहले ही दे दिया गया है क्वेश्चन में कि U और V जो है वो क्या है, ये Li है जो सबसेट है V का, ठीक है, ये जो है आपका Li दिया हुआ है। देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो मुझे बताना है कि कौन सा लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं है और कौन सा लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। अब देखिए U भी आपको Li दे दिया गया है, जो सबसेट है V का, मैं ऐसे नहीं लिखता हूं, जो सबसेट है किसका, V का।
देन जो आपको चार ऑप्शन देखिए उसमें दिया हुआ है लीनियर मतलब कॉम्बिनेशन है यू और बी का, और मुझे चेक करना है कौन जो है एल आई है और कौन एल आई नहीं है। सबसे पहली बात, इससे हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, तो मेरी ऑप्शन ए का बात करता हूं। तो ऑप्शन ए में पहला क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि मुझे चेक करना है कि u और u माइनस भी जो है इसमें एल आई है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, लेट पहला मेथड ए बी बिलोंग्स टू, मैं आर ले लेता हूं ऐसा कि ए यू प्लस बी इंटू यू माइनस बी इक्वल टू, मैं जीरो करूंगा और मैं देखूंगा कि ए इक्वल टू जीरो मिल रहा है या बी इक्वल टू ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि मिला तो एल आई है, अदरवाइज नहीं है। ये तो पहला मेथड हुआ। मैं इसे क्लियर लिख देता हूं कि ए इंटू ए यू है प्लस बी यू माइनस बी है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू यू माइनस बी बी इक्वल टू जीरो। अब मैं यदि कोफिशिएंट इक्वेट करूं u और v का, तो v का कोफिशिएंट क्या होगा, इधर जीरो है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ जीरो इंटू यू प्लस जीरो इंटू वी। मैं ऐसे लिख सकता हूँ जीरो को, तो ये क्या हो गया, इम्प्लाई माइनस बी इक्वल टू जीरो, इम्प्लाई क्या कर गया कि बी इक्वल टू जीरो। अब मैं यदि इसे यहाँ जीरो से इक्वेट करूँ तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, और बी क्या है, जीरो है, तो ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो इम्प्लाई ए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मुझे ए भी जीरो मिल गया और बी भी जीरो मिल गया, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इम्प्लाई यू और यू माइनस बी जो है इज एल आई, वो क्या होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन फ्रेंड ए जो है फर्स्ट मेथड है जो थोड़ा क्या होता है, लेंदी जाता है और थोड़ा बड़ा जाता है। ये सिंपल था इसलिए सिंपली ये सॉल्व हो गया, लेकिन थोड़ा ये बड़ा जाता है और टाइम टेकिंग होता है। तो फ्रेंड हम लोग एल आई जो है ऐसे चेक ना करें, क्योंकि ए जो है क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने का जो डेफिनेशन होता है, ये डेफिनेशन बेस चेक करने का तरीका है। हम लोग जो चेक करेंगे वो मैट्रिक्स फॉर्म में चेक करेंगे कैसे एल आई है और नहीं है। अब देखिए यदि मैं सेकेंड मेथड की बात करूं, यदि मैं सेकेंड मेथड की बात करूं तो क्या है, u है और u माइनस बी है, तो इसमें लिख सकता हूं u और u माइनस b को मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं u प्लस जीरो इंटू बी और u माइनस b। अब यदि मैं इसका मैट्रिक्स बनाऊं तो मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, तो पहला एलिमेंट उठाना है और पहला एलिमेंट में u का कोफिशिएंट क्या है, तो 1 है, b का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, यहाँ पर u का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ b का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। मतलब पहले एंट्री को उठाइए और उसके जो भी कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट रो में रखिए, फिर दूसरे एंट्री को उठाइए और दूसरे एंट्री में जो भी कोफिशिएंट है उसको सेकेंड रो में सजाइए। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, रैंक फाइंड करेंगे। यदि इसका रैंक सेट में दिए हुए वेक्टर के इक्वल आया, मतलब नंबर ऑफ वेक्टर के इक्वल आया रैंक इस मैट्रिक्स का, मैं बोलूंगा कि ये एल आई है, अदरवाइज एल डी है। अब देखिए यदि इसमें रैंक मैं फाइंड करूं तो इसका रो इक्लोन फॉर्म क्या होगा, 1 0 0 -1। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि रैंक ऑफ 1 0 1 -1 क्या हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पे वेक्टर कितना दिया हुआ है, तो एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर तो इक्वल है, मैं यहाँ बोल सकता हूँ इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर इम्प्लाइज u और u माइनस भी जो होगा वह एल आई होगा। तो फ्रेंड हमारे यहाँ से ऑप्शन ए तो ऐसे ही करेक्ट हो जाता है। अब ऐसे ही हम लोग इस मेथड से ना चेक करके हम लोग इस मेथड से चेक करेंगे ये ऑप्शन बी सी डी में से कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। चलिए अब हम लोग ऑप्शन बी चेक करते हैं कि ऑप्शन बी क्या है। तो ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन बी की मैं बात करूं तो ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, तो u प्लस रूट भी और u माइनस रूट भी, u माइनस रूट भी। अब देखिए मुझे मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करना है फ्रेंड, मुझे मैट्रिक्स जो है कैसे फॉर्म करना है, तो मुझे मैट्रिक्स फॉर्म करना है पहले रो में पहले इन एलिमेंट के कोफिशिएंट को रखना है। अब देखिए पहला एलिमेंट कौन है, u प्लस रूट टू भी, u का कोफिशिएंट क्या है, तो 1 है, और v का कोफिशिएंट क्या है, तो रूट 2 है। अब दूसरे रो में क्या रखना है, तो दूसरे एलिमेंट के कोफिशिएंट को, तो दूसरे एलिमेंट में u का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और v का -√2 है। तो मुझे जो मैट्रिक्स मिला वो यही तो मिला।
मुझे जो मैट्रिक्स मिला वो क्या मिला, ये मिला। अब इसे यदि मैं रो इक्लोन फॉर्म में ढालूं, ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये √2 है, 1√2 है। अब देखिए ये क्या हो गया, 0 हो गया, और ये क्या हो गया, -2√2 हो गया। तो यहाँ भी रैंक इसका कितना आया, यदि मैं बात करूं रैंक का, तो रैंक ऑफ 1√2 1 -√2 ये क्या है, तो यहाँ भी मेरा रैंक 2 क्या है, 2 आया, जो इक्वल है नंबर ऑफ वेक्टर्स इम्प्लाई, ये क्या हो गया, तो Li है। तो हमारा ऑप्शन बी भी जो है वह करेक्ट है, ये भी Li होगा। ऐसे हम ऑप्शन सी चेक करेंगे, ऑप्शन डी चेक करेंगे। फ्रेंड ये आसान है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ऐसे मैं चेक करके दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे। अब देखिए ऑप्शन सी क्या गिवन है, तो ऑप्शन सी गिवन है b 2b - u/2। ऑप्शन सी की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन सी गिवन है b 2b - u/2, b 2b - u/2। अब देखिए इसका यदि मैं मैट्रिक्स फॉर्म करूं, यहाँ पे u का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, b का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पर u का कोएफिशिएंट क्या है, तो -1/2 है, और b का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। तो मुझे जो मैट्रिक्स मिला वो क्या है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसे यदि मैं रो इक्लोन फॉर्म में डालूं तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो खुद पहले से ही रो इक्लोन फॉर्म में डाला हुआ है, तो यहाँ पे इसका रैंक कितना है, इसका रैंक यदि मैं बात करूं तो रैंक कितना है इसका, 2 है, जो इक्वल है नंबर ऑफ वेक्टर्स के। तो मैं बोल सकता हूं कि ये भी क्या होगा, इम्प्लाई Li, तो ये भी Li इम्प्लाई करेगा। ऐसे ही हम ऑप्शन डी चेक करेंगे, तो ऑप्शन डी में क्या गिवन है, तो ऑप्शन डी में गिवन है 2u + v और -4u - 2। अब देखिए इसमें इसका मैं मैट्रिक्स फॉर्म करूं तो क्या हो जाएगा, u कोएफिशिएंट 2, v कोएफिशिएंट 1। u का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे, तो -4 है, और यहाँ v कोएफिशिएंट क्या है, -2 है। अब देखिए यदि मैं रो इक्लोन फॉर्म में से ढालूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 1, यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसे मैं ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा, 0 0। यहाँ पे इंप्लाई रैंक ऑफ जो मैट्रिक्स था 2 1 -4 -2, ये कितना आ गया, 1 आ गया, जो लेस देन है नंबर ऑफ वेक्टर से इम्प्लाई एलडी। ये क्या इम्प्लाई करेगा, एलडी, मतलब Li नहीं है, क्या है, लिनियरली डिपेंडेंट, मतलब कि ये जो है एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा रहा है, तो ये हमारा Li नहीं है। मुझे चेक क्या करना था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ Li सेट, मुझे चेक करना था ये कौन Li सेट नहीं होगा। तो ऑप्शन ए बी सी तो Li सेट था, ऑप्शन ए बी सी जो है वो तो Li सेट था, तो हमारा ए जो है ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे चेक करना था कौन Li नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो Li सेट नहीं है। फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 गिवन है, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ 2x2 रियल मैट्रिसेस, लेट A इक्वल टू, आपको मैट्रिक्स गिवन है, देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सब स्पेस स्पेन बाय a² aq और a टू द पावर 4। आपको जो मैट्रिक्स A दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 1 2 1 -1। आपका जो मैट्रिक्स A दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है, ठीक है। मुझे जो फाइंड करना है वो डायमेंशन फाइंड करना है सब स्पेस a² aq और a टू द पावर 4 से मिलकर स्पैन होने वाला, ठीक है। देखिए इसका डायमेंशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा कि a² मैट्रिक्स क्या होगा, aq क्या होगा और a टू द पावर 4 क्या होगा। तो यदि मैं बात करूं a² मैट्रिक्स का, तो ये क्या होगा, a इंटू a। आपका A मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 1 -1 इंटू 1 2 1 -1, एक इसके इक्वल होगा, तो इक्वल होगा 3 0 0 3, ठीक है।
ऐसे में बात करूँ यदि ए क्यू का, तो ए किसके इक्वल होगा, तो ए स्क्वायर इंटू ए। आपको ए स्क्वायर मैट्रिक्स पता है 3 0 0 3, और आपका ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 1 -1। ठीक है, यदि मैं इसका प्रोडक्ट करूं, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 3, फिर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, और ए क्या हो जाएगा -3। तो आपका जो ए क्यू निकल गया, ये निकल गया। अब मैं यदि A4 निकालूं तो क्या होगा, तो A4 हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आपका मैट्रिक्स है 3 0 0 3, ठीक है, और ये क्या होगा 3 0 0 3। यदि मैं इसका प्रोडक्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा 9 0 0 9। अब देखिए आपको ए मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया, ए क्यू मिल गया, ए टू द पावर 4 मिल गया। अब यहां से चेक करने का डायमेंशन क्या हुआ, मुझे क्या चेक करना है यहाँ पे कि इन चारों में से कितने जो है एल आई है, ए स्क्वायर, ए क्यू, ए टू द पावर 4 में कितने वेक्टर एल आई हैं और कितने एल डी हैं। जितने एल आई होंगे उतने ही क्या होंगे, इसका डायमेंशन होगा। तो पहला तरीका क्या है कि आप ए बी सी डी 4 एलिमेंट लें फील्ड आर से, और क्या करें कि a इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी इंटू ए क्यू प्लस डी इंटू ए टू द पावर 4, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए हैं फर्स्ट मेथड, आप लोग वैसे पहला मेथड से कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड हम लोग जो यहाँ पे वर्क करेंगे वैसे वर्क नहीं करेंगे, हम लोग जो यहाँ वर्क करेंगे उस यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको मैट्रिक्स गिवन है, बहुत लोग यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसे वैसे ही वर्क करना पसंद करते हैं, लेकिन नहीं, इसे हम लोग इजी है वर्क कर सकते हैं। कैसे, तो आपको जो है एक मैट्रिक्स बनाना है, आपको जो है एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, एक जितने भी एंट्रीज हैं वो सबको फर्स्ट रो में रखेंगे, उसके बाद ए स्क्वायर के जितने भी एंट्री हैं उनको सेकंड रो में रखेंगे, फिर ए क्यू के जितने भी एंट्री हैं उनको थर्ड रो में, ऐसे ही रखते जाएंगे। देखिए एक का जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 1 -1 है, तो फर्स्ट रो में जो है सारे एंट्रीज को रखेंगे 1 2 1 और -1। ठीक है, ये हमारा हो गया मैट्रिक्स ए स्क्वायर क्या है 3 0 0 3, मैं लिख दूंगा 3 0 0 3। ए क्यू क्या है 3 6 3 और -3। ठीक है, A4 क्या है तो 9 0 0 9। पहले मुझे क्या करना है, जितना भी मैट्रिक्स दिया हुआ हो उस सब सारे मैट्रिक्स को पहले रो में पहला मैट्रिक्स से सारे एंट्रीज को लाना है, दूसरे रो में दूसरे मैट्रिक्स से सारे एंट्रीज को रखना है, तीसरे रो में तीसरे मैट्रिक्स से सारे एंट्रीज को रखना है। ऐसे जितने मैट्रिक्स दिए हो सारे मैट्रिक्स को ऐसे ही हर रो में उसके एंट्रीज को रखते जाना है। अब मुझे इसका फाइंड करना है रैंक, जितना इसका रैंक आएगा वही इसका डायमेंशन होगा, मतलब उतने ही जो मैट्रिक्स हैं वो क्या होंगे एल आई होंगे। अब देखिए यदि मैं इसका रो इक्लोन फॉर्म में डालूं इसे, तो ये क्या होगा 1 2 1 ये -1 है। अब एक क्या हो जाएगा, तो ये 3 है, इसमें यहाँ 3 रहने देता हूँ 3 0 0 3। अब देखिए 3 6 6 3 -3 है, यदि मैं यहाँ 3 से फर्स्ट रो में यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसे सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0। और यदि मैं फोर्थ रो को थर्ड रो सेकंड रो से 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूं तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0। ठीक है, अब देखिए यदि मैं फिर एक बार और इक्लोन फॉर्म में डालूं इसे तो क्या हो जाएगा 1 2 1 -1। ये क्या हो गया 0, 3 से मैं मल्टीप्लाई किया था तो ये क्या हो गया -6, ये क्या हो गया -3, और ये क्या हो गया, तो 3 से मल्टीप्लाई किया था और सब्ट्रैक्ट किया था तो ये क्या हो गया 6 हो गया 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखिए यहाँ पे मुझे जो रैंक मिला वो कितना मिला, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि रैंक जो है वो कितना है 2 है, और रैंक जितना भी रैंक होगा हमारा डायमेंशन क्या होगा उतना ही होगा जो इस मैट्रिक्स से स्पैन हो रहा हो। यहां से मैं बोल सकता हूं कि इम्प्लाई डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर ए टू द पावर क्यू और ए टू द पावर 4 इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, जो रैंक ऑफ ए के जो रैंक ऑफ जो इस मैट्रिक्स को फॉर्म किए थे उसके बराबर होगा। तो जो हमारा ऑप्शन
क्या गिवन है, तो जो हमारा ऑप्शन ए गिवन है, डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर ए क्यू ए टू द पावर 4 इक्वल टू 2, वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिर देखिए इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड तो जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे कि ए बी सी डी जो है 4 वेक्टर लेंगे फील्ड आर से, और a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी इंटू ए क्यू प्लस डी इंटू ए टू द पावर 4 करके जीरो करेंगे और देखेंगे कि ए बी सी डी कितने के लिए जीरो आ रहा है या कितने उस पर डिपेंडेंट है। वहां से मुझे मिलेगा कितने वेक्टर एल आई है और कितने एल डी है। पहला तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या हो गया, जब मैट्रिक्स फॉर्म में एलिमेंट दिया हो तो पहले आप उस मैट्रिक्स फॉर्म में एलिमेंट को लिख लीजिए, और जो भी एलिमेंट है तो हर एक एलिमेंट को, जितने एलिमेंट, हर एक मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सबको फर्स्ट रो में, फिर दूसरे मैट्रिक्स को पकड़ेंगे और उसके जितने एलिमेंट होंगे उसको सेकंड रो में, ऐसे ही थर्ड, वैसे ही फोर्थ, ऐसे ही रखते जाएंगे और मैट्रिक्स फॉर्म करके उसका रैंक फाइंड करेंगे। उस रैंक का जो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म करने के बाद जिसका रैंक जितना आएगा वही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ एल आई वैक्टर, और वही हमारा डायमेंशन होगा उस मैट्रिक्स से स्पैन होने वाले सब स्पेस का। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से हमारा ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 गिवन है, लेट ए बिलोंग्स टू M3 ओवर Q। ये जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, तो M3 ओवर Q के ऊपर बिलोंग करने वाला एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। कंसीडर द स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका, मैट्रिक्स ए इज निलपोटेंट। पी क्या दिया हुआ है, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, मैट्रिक्स दिया हुआ है, पी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए क्या है, निलपोटेंट है, और क्यू दिया हुआ है कि ए टू द पावर 3 इक्वल टू 0 होगा। पिक अप द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको मुझे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और मुझे ट्रू स्टेटमेंट्स पिक करना है। अब देखिए पहला दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए इज निलपोटेंट। ये जैसे ही मैं बोलता हूं कि निलपोटेंट है, जिसका मतलब क्या है कि ए टू द पावर के करने पे 0 होगा, जहां के क्या होगा, इंडेक्स, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। और एक चीज और मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर कोई मैट्रिक्स निलपोटेंट है, इफ, इसे मैं नोट, इसे आप लोग नोट बनाकर लिख लीजिएगा कि इफ ए इज n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है जो क्या है, इज निलपोटेंट, देन इंडेक्स ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, दैट इज इन। मतलब इंडेक्स ऑफ ए जो होता है वो लेस देन इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए से छोटा या बराबर होता है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए निलपोटेंट है। चलो भाई मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए क्या है, निलपोटेंट है। जैसे ही मैट्रिक्स ए निलपोटेंट हुआ तो इसका इंडेक्स क्या हो सकता है, तो इसका इंडेक्स हो सकता है 1, 2 या 3। क्या इसका इंडेक्स 4 हो सकता है, तो इसका इंडेक्स 4 कभी नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन को आपको अगर याद है, ये कंडीशन अगर आपको याद है तो आप इंडेक्स 4 कभी नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इंडेक्स ऑफ ए जो होता है हमेशा लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए जो है M3 ओवर Q में बिलोंग करता है, मतलब ए जो मैट्रिक्स है वह 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और मैं बोलता हूं कि ये निलपोटेंट है तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी आता है। पहला कि या तो इसका इंडेक्स 1 हो सकता है, या तो इसका इंडेक्स 2 हो सकता है, या तो इसका इंडेक्स 3 हो सकता है। यदि मैं मान लेता हूं कि इंडेक्स इसका क्या है, 1 है, इंडेक्स 1 है, यदि मैं बोल देता हूं कि इंडेक्स, मतलब इंडेक्स 1 करने का मतलब क्या है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 मैं बोलता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि ए टू द पावर 3 इक्वल टू 0 इफ, फर्स्ट कंडीशन, इफ इंडेक्स इक्वल टू 1, एक केस 1 है। यदि इंडेक्स 1 में 1 लेता हूं तब ये क्या होगा, ए टू द पावर 3 इक्वल टू 0, मतलब ए टू द पावर 3 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यदि मैं केस 2 में बात करूं, इफ इंडेक्स इक्वल टू 2, मैं मान लेता हूं कि इंडेक्स 2 पॉसिबिलिटी तो है, यदि ये निलपोटेंट है तो इंडेक्स 2 भी हो सकता है, क्योंकि इंडेक्स तो मुझे दिया हुआ नहीं है। यदि मैं इंडेक्स 2 लेता हूं तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 0,
यही तो होगा इंडेक्स 2 का मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्टेटमेंट क्यू क्या गिवन है, ए टू द पावर 3 इक्वल टू 0। तो ए टू द पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूँ, तो हाँ लिख सकते हैं। और ए स्क्वायर क्या है, तो ए स्क्वायर तो 0 है, तो 0 इंटू ए इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया कि ए टू द पावर 3 इक्वल टू 0 हो गया। मतलब यहां से भी ए क्यू का क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दो पॉसिबिलिटी तो हो गया। अब केस थर्ड बचा, तो यदि मैं केस थर्ड का बात करूं तो केस थर्ड क्या हो सकता है, इंडेक्स ए का क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। तो इफ इंडेक्स ऑफ ए जो है वो क्या होगा, यदि 3 होगा तब भी मैं बोल सकता हूं कि ए टू द पावर 3 इक्वल टू 0। मतलब कि यदि मैं पी स्टेटमेंट बोलता हूं कि ए निलपोटेंट है तो हमारा क्यू स्टेटमेंट ऑलवेज होल्ड कर रहा है। मतलब यदि ये निलपोटेंट है देन ए टू द पावर 3 ऑलवेज 0 होगा ही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए गिवन है कि P इंप्लाई Q। ऑप्शन ए क्या गिवन है कि P इंप्लाई Q, सही तो है। मैं जैसे ही P बोलता हूं वो Q को इंप्लाई कर रहा है, तो हमारा यहां से ऑप्शन ए जो है वह ट्रू हुआ। ऑप्शन बी गिवन है Q इंप्लाई P, मतलब a टू द पावर 3 यदि मैं बोलता हूं कि 0 है, सही है, यदि a टू पावर 3 इक्वल टू 0 है देन a निलपोटेंट तो होगा। लेकिन बोलता है साथ में एक बात और कि Q इंप्लाई P एंड P डजंट इंप्लाई Q, एक गलत है। Q भी P को इंप्लाई कर रहा है और P भी Q को इंप्लाई कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो B है वो क्या हो गया। यदि मैं ऑप्शन B का बात करूं तो ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि एक Q तो P को इंप्लाई करेगा ही, साथ में P भी Q को इंप्लाई करेगा। सी ऑप्शन है कि P डजंट इंप्लाई Q, नहीं भाई P तो इंप्लाई कर ही रहा है Q को, तो ऑप्शन सी भी यहीं से हमारा गलत हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन डी गिवन है रन ऑफ ए बी सी इज ट्रू, नहीं हमारा ऑप्शन ए जो है ट्रू है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्शन डी भी गलत बोल रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया फ्रेंड ऑप्शन ए। तो ये था कुछ क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी बचे हुए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।